1962 में भारत और चीन के बीच में एक झड़प हुई। ये झड़प की वजह से भारत को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर एक डिफीट झेलनी पड़ी। इस डिफीट के बाद भारत की ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी नीचे गई। लेकिन 1962 की जंग के बारे में हम लोग एक चीज़ जो नहीं जानते वो ये है कि उस दौरान भारत की सेना ने भारत के मोरल को नीचे आने नहीं दिया। आज इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे ही सैनिक मेजर धन सिंह थापा इनके बारे में चर्चा करेंगे और इन्होंने क्या महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भारत की रक्षा करने के लिए 1962 में, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, 1962 की जो ये झड़प हुई, इस झड़प के वैसे तो कई कारण बताए जाते हैं, पर सबसे बड़े कारण ये बताए जाते हैं कि नेहरू जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको कहीं ना कहीं मन में हमेशा से एक ऐसा एक काइंड ऑफ एरोगेंस कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, रहता था कि वो किसी को भी एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन में आउटविट कर लेंगे। उनके मन में हमेशा ये था कि भाई कोई भी सिनेरियो का मसला जो है डिप्लोमेटिकली हल हो सकता है। उन्होंने चीन को करेक्टली कभी समझने की कोशिश भी नहीं करी। चीन को भी उन्होंने अपना भाई बना लिया एक मोमेंट पे, उसके बावजूद भी बॉर्डर के मसले पर हल नहीं आया। बॉर्डर के मसले पे हल ना आने के बाद स्थिति और इसलिए ख़राब होने लगी क्योंकि 1955-56 से तिब्बत में अपराइजिंग हुई। उस अपराइजिंग में कहीं ना कहीं चीन के मन में हमेशा से ये आपत्तिजनक एक थॉट रहता था कि इस अपराइजिंग में भारत का एक बहुत बड़ा रोल है। ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि उस समय भारत जो है अमेरिका के साथ मिलके, हाँ जी बिल्कुल आपने सही सुना, अमेरिका के साथ मिलके CIA के साथ, जो उनकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसके साथ मिलके पूरे का पूरा तिब्बत में एक ऑपरेशन कर रहा था। इस तिब्बत के ऑपरेशन में जो भारत ने किया अमेरिका के साथ, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में कभी चर्चा करूँगा आपके साथ। उस अपराइजिंग के बाद 1959 में जब स्थिति इतनी ख़राब हो गई तो वहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो अपने साथियों के साथ बॉर्डर पार करते हुए भारत आ गए। जब दलाई लामा भारत आए तो 1959 में उनके भारत आने के बाद चीन को ये चीज़ अब कंफर्म हो गई कि तिब्बत में जितनी भी अपराइजिंग हुई थी, ये भारत का कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ था। दूसरी ओर बॉर्डर के मसले पर जितनी बार भी चर्चा होती थी, कभी भी हल नहीं आता था। हल इस कारण से नहीं आता था क्योंकि बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, लेकिन सबसे बड़े फ्रिक्शन 2 पॉइंट्स थे। पहली बात, भारत हमेशा से नीफा जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी, जो कि आज की डेट में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उसको हमेशा अपना हिस्सा मानता आया और वो हिस्सा हमारा है भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स ब्रिटिश ने बनाए थे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट से पहले उस इलाके में जो लोग रहते थे वो रहते थे मोनपा, और जो मोनपाज हैं ये हैं तो बुद्धिस्ट, और ये अपना एलिजियंस जो है ये टिबेटियन लासा में भी जाकर अपने एलिजियंस को देते हैं, लेकिन ये अपने आप को टिबेटियन नहीं मानते। और ये मोनपाज ने कई बार बात बोली थी कि हम ऑटोनोमस लोग हैं, हम कभी भी टिबेटियंस के साथ एलिजियंस में उनकी टेरिटरी के हिस्से नहीं हैं। हाँ, हम तिब्बत में जो लासा में हमारे स्पिरिचुअल गुरु दलाई लामा हैं, हम उनमें ज़रूर मानते हैं। चाइना ने इसी का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बार बार ये बोला कि नहीं, मोनपास जो हैं क्योंकि वो तिब्बत में एलिजियंस देते हैं और क्योंकि वो दलाई लामा में मानते हैं तो वो साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि अरुणाचल प्रदेश एक फ्रिक्शन पॉइंट बना रहा। दूसरी ओर जो एक दूसरा फ्रिक्शन पॉइंट था वेस्टर्न साइड पे लद्दाख की ओर, वो था अक्साई चीन। अक्साई चीन भारत का ही हिस्सा था। चीन हमेशा से उसको क्लेम करता हुआ आया और चीन को अक्साई चीन इसलिए भी चाहिए था क्योंकि अक्साई चीन के तहत वो जिंजियांग पे और तिब्बत पे कंट्रोल रख सकता था। हम हमेशा चीन को बोलते थे कि आप अक्साई चीन हमें वापस दीजिए जो हमारा है। चीन ने हमेशा से मना किया। 1959 में दलाई लामा के भारत आने के बाद अक्साई चीन को लेके गर्मी और बढ़ गई, साथ में नीफा को लेके गर्मी और बढ़ गई, यानी कि वेस्टर्न साइड पे अक्साई चीन और ईस्टर्न साइड पे जो नीफा, दोनों तरफ जब स्थिति वोलेटाइल होने लगी तो 1959 में दलाई लामा के भारत आने के बाद एक चीज़ तो तय थी कि दोनों के बीच में झड़प कभी भी हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, नेहरू इस झड़प को ना कभी विजुअलाइज कर पाए ना कभी समझ पाए। उन्होंने हमेशा से अपने मन में यही बना के रखा था कि भारत को कभी भी चीन तंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि हम डिप्लोमेटिकली बातचीत करके बॉर्डर के मसले का हल निकाल लेंगे। 1959 में जब दलाई लामा भारत आए, चीन को जब ये पता चल गया कि इसमें भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है, चीन ने अपने मन में एक ठान ले ली थी कि अब हम भारत को एक सबक सिखाएंगे और भारत ने ही अपनी तरफ से चिंगारी लगाना शुरू किया। 1960-61 से भारत ने अपनी सेना को एक ऑर्डर दिया और सेना को ऑर्डर देके ये बोला कि आप जो है फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाइए। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ये बोला गया कि भाई आप जो है बॉर्डर पे जाकर जहाँ जहाँ पर अभी भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, क्योंकि बॉर्डर दोनों देशों के बीच में एक्सेप्टेबल तो बना ही नहीं था, तो इंडिया ने, नेहरू ने बोला कि जो हमारा परसेप्शन है बाउंड्री का,
आप उस परसेप्शन को इस तरीके से एक्सेप्ट करके आइए और वहाँ जाकर एक बॉर्डर आउटपोस्ट बना लीजिए, ताकि कल को अगर चीन वहाँ पे आता है तो हम पहले ही अपने बॉर्डर आउटपोस्ट को रख के उसको क्लेम कर लेंगे। अब भारत की सेना ने बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने भी चालू कर दिए। जब बॉर्डर आउटपोस्ट बनने चालू हुए, इस पूरे दौरान हमने इनिशियली देखा कि 1961 में जब हम बॉर्डर आउटपोस्ट बनाते थे तो चीन की तरफ से उनके सामने खड़े हुए सेनानी हमारे को कुछ भी नहीं कहते थे, उनकी सेना हमारे को कुछ नहीं बोलती थी। इस चीज़ को देख के हमें बड़ा एम्बोल्डन्ड हुए। हमें लगा कि भाई देखो, हम बॉर्डर आउटपोस्ट बना रहे हैं, यानी कि हम उस इलाके में बॉर्डर आउटपोस्ट बना रहे हैं जो हमारा परसेप्शन है बॉर्डर का। अब हमारे अगर बॉर्डर आउटपोस्ट को चीन ने कुछ नहीं कहा तो हमने एक अजम्पशन अपने मन में ये भी ले लिया कि भाई चीन हमारे वर्जन ऑफ बॉर्डर को मानती है। वो चाहे पेपर पे इसको एक्सेप्ट ना करे, लेकिन अगर बॉर्डर पे हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट को कुछ नहीं कर रही तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि बॉर्डर आउटपोस्ट भारत का ही है। जब हमने ये बॉर्डर आउटपोस्ट 1961 से बनाने चालू करे, ये बॉर्डर आउटपोस्ट लगभग हम 1962 तक बनाते रहे। इनिशियली 1961-62 के स्टार्टिंग तक चीन ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन 1962 से स्टार्टिंग से लगभग अराउंड मार्च-अप्रैल से चीन बहुत अग्रेसिव तरीके से अपने बॉर्डर आउटपोस्ट बनाना चालू करने बैठ गया। और जब उसने अपने बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने चालू करे तो उसके पहले तो क्लैशेज़ हमारे साथ होने शुरू हुए। दूसरा, जो हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट थे, चीन ने उनको इनसर्कल करना चालू कर दिया, उसके आसपास चारों तरफ अपने लोगों को जमा करना चालू कर दिया। लेकिन जब चीन ने अपने बॉर्डर आउटपोस्ट भी बनाए, उसके बावजूद भी जब उसने हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट को इनसर्कल भी किया, कभी भी दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार की मिलिट्री लेवल पे कोई झड़प नहीं हुई। हमें फिर भी ये लगता था उस समय कि नहीं, देखिए लड़ाई तो ये फिर भी नहीं करेंगे, अभी भी ये मसले को एक तरीके से हल कर लेंगे, लेकिन वो मसले का हल नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से जब ये बॉर्डर आउटपोस्ट बनते रहे 1962 तक, जबकि अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर के महीने तक नेहरू के मन में यही बात थी कि कुछ नहीं होगा, चीन कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। दोस्तों, 4th इन्फेंट्री दी हमारी, 4th इन्फेंट्री जिसको काम दिया जाना था बॉर्डर पे, जिसको ये बोला जाना चाहिए था कि आप बॉर्डर पे बैठ के चीन पर नज़र रखिए। एक सरप्राइजिंग बात है कि अक्टूबर के महीने में 1962 में, जिसके कुछ ही चंद दिनों के बाद चीन हम पर आक्रमण करने जा रहा था, हमने 4th इन्फेंट्री को बॉर्डर पे नहीं डिप्लॉय किया हुआ था। नेहरू ने और BM कॉल ने, जो उस समय के आर्मी चीफ थे, इन दोनों ने 4th इन्फेंट्री को घर बनाने के कार्य में लगा रखा था। अब आप सोचिए कि जब एक इन्फेंट्री जिसका काम है बॉर्डर पे जाकर लड़ना और बॉर्डर पे दुश्मन के ऊपर नज़र रखना, यदि वो घर बनाने में बिजी होगी तो बॉर्डर तो हमारा वल्नरेबल होगा ही होगा। और वही चीज़ हुई, हमारा बॉर्डर वल्नरेबल था। इसी दौरान दोस्तों, हमारे लद्दाख के इलाके में जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील के उत्तरी तरीके पर, यानी कि लगभग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंगोंग लेक, उस साइड पे उत्तरी दक्षिण एरिया में, वहाँ पर अगर हम देखें तो एक पोस्ट है जिसका नाम है सिरिजाप। सिरिजाप एक जगह है। ये जगह पेंगोंग लेक के नॉर्दर्न पार्ट में चीन के बहुत ही पास एक इलाका चुशुल सेक्टर में पाई जाती है। अब ये इस इलाके में लद्दाख के, हमें लगता था कि भाई जो ये सिरिजाप इलाका है, यहाँ से हमें चीन सामने दिख रहा है, लेकिन हमें ये था कि भाई चीन यहाँ से तो कभी आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि सिरिजाप तो एक बड़ा पीसफुल सा इलाका था। बट क्योंकि माहौल गर्म हो रहा था, दोनों साइड से कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती हुई आर्मी को तो नज़र आ ही रही थी, चाहे नेहरू को नज़र ना आ रही हो और BM कॉल को, जो आर्मी के चीफ थे, उनको नज़र ना आ रही हो, लेकिन आर्मी के जो सोल्जर्स ग्राउंड पे पोस्टेड थे उनको नज़र आ रही थी। सिरिजाप पे आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि एक डेल्टा कंपनी पोस्टेड थी गोरखा की, और ये डेल्टा कंपनी जो गोरखा की वहाँ पर पोस्टेड थी, इसको लीड कर रहे थे एक 33 साल के मेजर धन सिंह थापा। मेजर धन सिंह थापा जो गोरखा रेजिमेंट के एक अधिकारी थे, उनके पास डेल्टा कंपनी में 28 लोगों को डिप्यूट किया हुआ था। ये 28 लोगों को लेकर पूरी की पूरी सिरिजाप की पोस्ट संभाल रहे धन सिंह थापा जो थे, उस समय भी बार बार सरकार को बोल रहे थे कि देखिए माहौल गर्म हो रहा है, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। इनफैक्ट दोस्तों, आप ये चीज़ जान के हैरान हो जाएंगे कि धन सिंह थापा ने सितंबर के ही महीने में 1962 में एक लीव एप्लीकेशन भी भेजी थी सरकार को कि मेरी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और इस समय वो देहरादून में है, उनका बच्चा डिलीवर होने वाला है, तो यदि हो पाए तो मुझे लीव दे दीजिए। अब क्योंकि पूरा सरकार की तरफ से एक नैरेटिव चल रहा था कि भाई किसी प्रकार की कोई लड़ाई का स्कोप है ही नहीं, तो उस समय
सितंबर के महीने में आर्मी ने इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए मेजर धन सिंह थापा की लीव को भी सैंक्शन कर दिया था। अक्टूबर में मेजर धन सिंह थापा अपने बैग संभाल ही रहे थे कि चलिए मेरी लीव सैंक्शन हो गई, अब तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि बॉर्डर तो बड़ा पीसफुल है, कि मेजर धन सिंह थापा ने सोचा कि यार जाने से पहले एक बार एक फाइनल पेट्रोलिंग करके आ जाते हैं बॉर्डर पे। दोस्तों 19 अक्टूबर की रात 1962 मेजर धन सिंह थापा निकलने से चंद घंटे पहले अपनी पूरी 28 लोगों की डी प्लेटून की जो कंपनी थी उनके पास, डेल्टा कंपनी, उसको लेकर पेट्रोलिंग करने गए। जब वो पेट्रोलिंग करने गए वहाँ पर, तो उन्होंने देखा सिरिजाप के सामने चीन वाले इलाके में कि वहाँ पर चीन भारी मात्रा में अपने ट्रूप्स को जमा कर रहा है। उन्होंने रेडियो के तहत सिग्नल पहुँचाया बटालियन तक कि चीन बहुत भारी मात्रा में सिरिजाप आ रहा है। भूलिएगा नहीं कि सिरिजाप वही इलाका था लद्दाख का जहाँ पर अभी तक ये ऐसा माना जा रहा था कि चीन किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करेगा इस इलाके में, ये तो बड़ा पीसफुल है क्योंकि ये तो पेंगोंग लेक के भी नॉर्दर्न एरिया में है, तो यहाँ पर चीन कहाँ से आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर चीन भर रहा था अपने ट्रूप्स को। उस रात 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर को इन 28 लोगों को नींद नहीं आई, लेकिन मेजर धन सिंह थापा जो कि एक गोरखा थे, उन्होंने अपने 28 जवानों को बार बार ये बात याद दिलाते रहे कि एक गोरखा 10 के बराबर है, हमें घबराना नहीं। उन्होंने अपने कंपनी का हौसला बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों लगभग 20 अक्टूबर को सुबह जब कंपनी के जवान जो उस समय ट्रेंचेज में खाइयों में बैठे हुए थे, जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी अपनी आंखें नम करी कि थोड़ी सी नींद ले लें, उसी समय चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा बम फेंका गया और ये बम हमारी तरफ सिरिजाप की ओर फेंका गया, हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट की तरफ फेंका गया। इस पोस्ट के ऊपर जब बम फेंका गया तो हमारे बहुत सारे लोग उस समय तुरंत जख्मी हो गए। मेजर धन सिंह थापा को चीज़ समझ आ गई कि चाइना ने आक्रमण धोल दिया है। उन्होंने तुरंत अपने ट्रूप्स को डेल्टा कंपनी के उठाया और उन्होंने कहा कि हमें आक्रमण के लिए तैयार होना है। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये थी कि धन सिंह थापा के पास सिर्फ 303 राइफल और कुछ लाइट मशीन गन्स थी और सामने आते हुए चीन के पास हेवी आर्टिलरी, हेवी मशीनरी और एक तरीके से भारी बम्बार्डमेंट करने के लिए उनके पास वेपन्स थे। धन सिंह थापा को ये बात मालूम थी कि हमारे पास वेपन्स तो नहीं है, लेकिन हमारे पास गोरखा का स्पिरिट है। दोस्तों उसी समय यही हुआ कि जब सामने से चीन ने आने की कोशिश करी, सिरिजाप पोस्ट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी, तो सबसे पहले चीन ने गंदा खेल खेला। उन्होंने एक तरीके से पूरी की पूरी बॉर्डर आउटपोस्ट के आसपास मोटर शेलिंग शुरू कर दी। मोटर शेलिंग से पूरी सिरिजाप का इलाका सर्दियों के मौसम में आग से बबूला हो उठा। धन सिंह थापा ने अपने ट्रूप्स को बोला, जितना एमुनिशन है लड़ेंगे, पोस्ट छोड़ के मरेंगे नहीं, यहाँ से जाएंगे नहीं। वो लड़ते रहे, उनका एमुनिशन ख़त्म हो गया और जैसे ही एमुनिशन ख़त्म हुआ उनके सामने 500 से ज़्यादा चीनी सेना के लोग उनकी पोस्ट की तरफ आ रहे थे। धन सिंह थापा को समझ आ गई हमारे पास बंदे 28, जिनमें से कई जख्मी हो चुके हैं और कई मर चुके हैं, और ना ही हमारे पास थे अब वेपन्स। उस समय धन सिंह थापा ने 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर को अपने जवानों को बोला, अब समय आ गया है कि हमें इनको गोरखा का असली मतलब दिखाना होगा। उन्होंने जब वेपन्स ख़त्म हो गए थे तो अपनी गोरखा की खुखरी निकाली और वो खुखरियाँ निकाल के चीनों को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ही उनके सामने चीनी सेना के लोग आए, सबसे पहले उन्होंने उनके मुंह पर खुखरी मारकर उनके जबड़े फाड़े, उनके दांत तोड़े और फिर छाती पे खुखरियाँ मार मार के चीनी सेनाओं को गिराना चालू किया। जैसे ही वो चीनी सेनाओं को गिराना चालू करने लगे, क्योंकि चीनी सेना की तरफ से दोस्तों 500 के करीब लोग आए थे, उन्होंने मेजर धन सिंह थापा और उनके चंद अधिकारियों को, उनके साथ के जो चंद साथी थे, उनको तुरंत घेर लिया। और आयरॉनिकल बात है कि बाकियों का कत्ल करके चीनी सेना मेजर धन सिंह थापा के साथ भारत के बाकी 2-3 और सैनिकों को पकड़ के ले गई। उनको पहले तो खुरनाक फोर्ट ले जाया गया, खुरनाक फोर्ट से निकाल कर उनको कश्गर और जिंजियांग की ओर लेके गए। 22 अक्टूबर तक उस पूरे इलाके में
मेजर धन सिंह थापा का ना तो शव मिला और ना ही किसी भी तरीके से वहाँ पर उनकी कोई प्रेजेंस मिली। भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि सिरिजाप पोस्ट पे पोस्टेड मेजर धन सिंह थापा का निधन हो गया है। भारत सरकार ने उनका निधन डिक्लेयर करते हुए बाकी स्थिति को दूसरी जगह पर संभालते रहे, लेकिन मेजर धन सिंह थापा जिनको डिक्लेयर कर दिया गया कि उनका निधन हो गया है, आयरॉनिकल बात थी दोस्तों कि उनका शव तो मिला नहीं था, उसके बावजूद आपने डिक्लेयर कैसे कर दिया कि उनका निधन हो गया। तो वो चीज़ हुई दोस्तों 1963 में 26 जनवरी के दिन मेजर धन सिंह थापा को पोस्थमसली परमवीर चक्र अवार्ड किया गया कि जिस तरीके से उन्होंने ब्रेवरी के तहत सिरिजाप पोस्ट को होल्ड करके रखा, जिस तरीके से उन्होंने सिरिजाप पोस्ट को गिरने नहीं दिया, उसके लिए उन्होंने परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन सबसे आयरॉनिकल बात ये थी कि मेजर धन सिंह थापा का हमें शव नहीं मिला था और मेजर धन सिंह थापा की जो पत्नी थी जिनका नाम था शुक्ला, वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन परमवीर चक्र भी मिल गया। इसके बाद उन्होंने अपने आप को एक विधवा घोषित किया और जो शुक्ला जी थी वो अपने आप एक विधवा के जीवन जीने लगी। दोस्तों, इस वीर योद्धा ने भारत के लिए इतना किया, लेकिन गेम यहीं तक नहीं था। मार्च के 1963 में एक चिट्ठी आई और ये चिट्ठी एक ट्राइबल आदमी लेकर आया। दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर पे शेपर्ड्स घूमते रहते हैं। जो शेपर्ड्स हैं ये दोनों पार घूमते हैं, ये भारत की ओर चीन की ओर दोनों साइड घूमते हैं। ये एक शेपर्ड था जो कि चीन की उस तरफ काम करता था और ये अपने भेड़ बकरियों को लेके भारत की स्टोर भी आता था। ये बंदा वहाँ से चीनी साइड से एक खत लेके आया और इसने ये खत लाके भारत के एक सैनिक को जो सिरिजाप के पास पोस्टेड था उसको लाके दिया। वो खत खोल के वो सैनिक तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास गया और उस खत में लिखा था कि मैं धन सिंह थापा जिंदा हूँ, मैं चीनियों के कैप्टिविटी में हूँ, इन्होंने मुझे बंधक बना के रखा है, मैं मरा नहीं हूँ। आर्मी की आंखें खुल गईं। आर्मी जिनको पोस्थमसली डिक्लेयर कर चुकी थी कि ये मर चुके हैं और उसके बाद उनको परमवीर चक्र भी दे चुकी थी, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। आर्मी ने तुरंत भारत सरकार को ये बात बताई। नेहरू तक ये बात पहुंची कि जिनको अभी हमने परमवीर चक्र अवार्ड किया वो तो अभी जिंदा है, उनका खत आया है। लेकिन नेहरू की सरकार ने इस खत के बावजूद भी एक बार भी कोशिश नहीं करी कि वो चीनी अथॉरिटीज़ को फ़ोन करें, चीनी अथॉरिटियों से बात करके धन सिंह थापा को वापस लाएं। नेहरू ने जब इस तरीके से उनकी सरकार की ओर से लापरवाही हुई, एक कोशिश तक नहीं की गई इस चिट्ठी के ऊपर कोई कार्रवाई करने की, तो आर्मी ने उस समय इसको खुद ही डिसाइड किया कि इसके बारे में हम ही कुछ करेंगे, हम अपने सैनिक को दूसरे के यहाँ बंधक नहीं छोड़ सकते। भारत की सेना ने चीनी सेना को एक खत लिख के बोला कि सेना के तहत और सेना के जो एटिकेट्स हैं उसके तहत यदि आपके पास हमारे धन सिंह थापा जी हैं, अगर आपने उनको बंधक बना के रखा है तो अब तो लड़ाई ख़त्म है, आप उनको छोड़ दीजिए। चीनी सेना ने एक प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए धन सिंह थापा को छोड़ा। मई 1963 में दोस्तों धन सिंह थापा वापस आए। जब वो वापस आए, जिनको मृतक डिक्लेयर कर दिया गया था, उनको देहरादून लाया गया। उनकी पत्नी शुक्ला, जो अपने आप को विधवा घोषित कर चुकी थी, जो कि प्रेग्नेंट भी थी, जिनका एक पुत्र भी जन्म हो चुका था उसका, उन्होंने धन सिंह थापा से दोबारा व्यवहार रचा, क्योंकि वो अपने आप को विधवा घोषित कर चुकी थी चंद महीने पहले। उनका जो पुत्र था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी पहले से ही, जो उनका पुत्र था उसका नाम भी रखा गया परमदीप थापा। और परमदीप का जो शब्द परम है वो आया था परमवीर चक्र जो उनके पिताजी को मिला था। दोस्तों 1964 से लेके 2004 तक धन सिंह थापा जी जिंदा रहे।
1964 से 2004 तक धन सिंह थापा बहुत प्राउडली अपनी यूनिफॉर्म पहनते थे, उस पे परमवीर चक्र लगाते थे और हर साल रिपब्लिक डे परेड को अटेंड करने जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब धन सिंह थापा वापस आए, लोगों ने बहुत कोशिश करी उनसे पूछने की कि जब वो चीनी सेना के पास कैप्टिव थे कि उनके साथ उस समय क्या हुआ। वो बेचारे कभी ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ये बातें ज़रूर बताईं कि चीनी सेना मुझे बर्फ़ पर बिना जूते चप्पल के नंगे पैर चलवाती थी, जिसके कारण उनके पाँव इतने इतने सूज जाते थे और उनका ऐसा हालात कर दिया था इमोशनल टॉर्चर कर करके कि इस हरकत की वजह से उनको साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत डिस्ट्रेस हुआ। और दोस्तों, धन सिंह थापा एक गोरखा थे। उन्होंने अपने बच्चों को ये तक बात बताई कि मैं अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, नॉट बिकॉज़ कि मैं 1962 में सिरिजा पोस्ट को नहीं रोक पाया, पर उन्होंने कहा कि भाई मेरे को अपने आप को माफ़ी देना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं एक गोरखा होके एक प्रिजनर ऑफ वॉर रह के आया। ये गिल्ट उनके अंदर था। दोस्तों, 2004 में ऐसी हालत हो गई थी धन सिंह थापा जी की कि उनके किडनी का डायलिसिस होता था। 2004 में डॉक्टरों ने उनको मना भी किया कि थापा साहब, आपका डायलिसिस चल रहा है, 26 जनवरी की परेड में मत जाइए। लेकिन धन सिंह थापा उस समय 77 साल के थे। उन्होंने फिर भी डॉक्टरों की नहीं सुनी, उठे, अपनी यूनिफॉर्म पहनी, अपना परमवीर चक्र लगाया, अपने अंदर से करेज पैदा किया और उठकर रिपब्लिक डे परेड में गए। और जाने से पहले उनके परिवार वाले जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनको डॉक्टर जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जाने से पहले सिर्फ एक बात बोली कि मैं रिपब्लिक डे परेड में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में मैं उन शहीदों को रिप्रेजेंट करता हूँ, उन 28 लोगों को डेल्टा कंपनी के रिप्रेजेंट करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ 1962 में सिरिजाप में लड़ाई की थी। और अगर मैं नहीं गया, उन 28 डेल्टा कंपनी के शहीद योद्धाओं की आत्मा को मैं तड़पता हुआ नहीं देख पाऊँगा। दोस्तों, ये करेज था धन सिंह थापा का। 2005 में धन सिंह थापा जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी धन सिंह थापा जैसे इस वीर योद्धा ने भारत की एक पूरी पीढ़ी को वो इंस्पिरेशन दी है कि जीवन में कभी कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी। धन्यवाद।